हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत के उस पवित्र गंगा पर जिसे कभी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अब वापसी की तैयारी भारत में शुरू हो चुकी है। भारत ने अपने तीनों सेनाओं को उस इलाके में उतार दिया है और माहौल ऐसा है कि हवा में तलखी और तैनाती दोनों साफ दिख रही हैं। ये गंगा हमारी पारंपरिक गंगा ना तो थी और ना ही आज की गंगा जैसी कोई नदी है, पर यह एक 96 किलोमीटर लंबा दलदल इलाका है जो पहले भारत का हिस्सा था और आज पाक के कब्जे में चला गया है। आजादी के बाद 1965 में ब्रिटेन ने उसे भारत से लेकर एक तरह से पाकिस्तान को उपहार के रूप में सौंप दिया था। उस समय भारत के साथ जो अन्याय हुआ था उसे आज याद किया जा रहा है, और यह अन्याय भी इसलिए हुआ क्योंकि हम ब्रिटेन के पास मध्यस्थता करने के लिए गए थे। और अब भारत को सबक मिल चुका है कि भारत और पाकिस्तान में कोई भी विवाद हो, हमें बाहरी किसी भी तीसरे देश से कभी मीडिएशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब समय बदले का आ गया है और भारत ने साफ कह दिया है कि इस 96 किलोमीटर को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटना है। एक भाग भारत का होगा और दूसरा भाग पाकिस्तान का रहेगा। पाकिस्तान इस बात को मानने के मूड में नहीं दिख रहा है। वो इलाके में सैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है और मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जिससे तनाव और गहरा रहा है। इसे देखते हुए भारत ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही पाकिस्तान का भौगोलिक मानचित्र और उसकी ऐतिहासिक रचना दोनों बदलने वाले हैं। यह बयान रक्षा मंत्री ने दिया है और भारतीय सेना प्रमुख ने भी वही सख्त रवैया अपनाया है। बयान के ठीक बाद अब भारत की तीनों सेनाओं ने उस पूरी पट्टी में हलचल मचा दी है। हर एक इकाई अपनी अपनी भूमिका में सक्रिय दिख रही है और माहौल में एक अटूट तैयारी की आहट है। कहा जा रहा है कि पाक पर पहले पीओके का असर था, पर अब इस गंगा की अहमियत अलग वजहों से भी बढ़ गई है। इस इलाके के नीचे और सामने समुद्री इलाके में कई किलोमीटर तक हाइड्रोकार्बन का खजाना होने की बातें भी बुनी जा रही हैं, और यही कारण है कि यह 96 किलोमीटर लंबा इलाका भारत पाक के बीच टकराव का कारण बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके को अलग अलग देशों को सौंपने की तैयारी कर रहा है, जैसे कि तुर्की, अमेरिका, चीन या सऊदी अरब। इन सभी देशों के लिए इस समय पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर कुछ बेहद कीमती खजाने मिल रहे हैं। लेकिन भारत अपने पुराने हिसाब बराबर करने की ठान चुका है, क्योंकि यह इलाका वास्तव में भारत का रहा है और बीते समय में उसे छल से छीन लिया गया था। चीन की तर्ज पर ताइवान पर दावेदारियों या यूक्रेन को वापस लेने का रूसी फैसला जैसा जो नजारा दुनिया के अलग हिस्सों में दिखा, वही सन्नाटा अब भारत पाक सीमा पर भी देखने को मिल सकता है, जब भारत बीचों बीच से इस गंगा को चीरकर अपना आधा हिस्सा सीमा में मिला लेगा और बाकी पाकिस्तान का रह जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान उस पूरे इलाके पर कब्जा जमाए बैठा है और देने को तैयार नहीं है, लेकिन गूगल के नक्शे में भारत को इसका आधा हिस्सा मिलता हुआ नजर साफ आ रहा है। गूगल ने इसके आधे हिस्से को भारत के बॉडी में शामिल कर दिया है, लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है। इसीलिए भारत लगातार हथियार खरीद रहा है, लगातार तीखे बयान दे रहा है, और माना जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा तो इस गंगा पर भारत का फिर से कब्जा हुआ नजर आएगा। हालात कड़े हैं, तैनातियां बढ़ रही हैं और किसी भी मोड़ पर कहानी नई करवट ले सकती है, क्योंकि जो कुछ भी अब होना है वो पुरानी चोटों का हिसाब चुकाने जैसा लगेगा। और अब इंतजार नहीं, वक्त की आहट है। हैरानी की बात यह है कि इस बाण गंगा का नाम बदलकर ब्रिटिशों ने अपने किसी बड़े आदमी के नाम पर सर क्रीक रख दिया था, और यह पूरी चाल थी। ब्रिटेन ने हमेशा पाकिस्तान के फेवर में काम किया है, और नाम बदल देने या मध्यस्थता कर देने से भारत की जमीन पाकिस्तान को दे देना कोई वैध हल नहीं बन जाता। अब भारत में आवाजें तेज हो रही हैं कि उस पूरे इलाके को वापस लेकर उसका असली नाम फिर से बाण गंगा करना होगा। दरअसल 1965 युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान ने हमला करके भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब दोनों देश मध्यस्थता के लिए ब्रिटेन के पास गए थे और ब्रिटेन ने धोखे से भारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था। उसी बहाने में वो गंगा पाकिस्तान के पास चला गया और अब उसे वापस लेने का वक्त आ चुका है। हालांकि सबको याद है कि 1965 के युद्ध में भारत के सैनिक लाहौर तक पहुंच गए थे, पर वही बाण गंगा का इलाका युद्ध के ठीक पहले भारत से छूट गया था। अब वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है और माहौल में एक अनकही कहानी की गूंज है, जो आगे क्या मोड़ लेगी ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि भारत ने उस इलाके में लगभग 10 दिनों के लिए अपनी तीनों सेनाओं को वहीं पर अभ्यास करने के लिए उतार दिया है, और यही कदम पाक के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। वो लगातार उस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और इतना घबराया हुआ है कि अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित कर चुका है। और ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है, ये कैसे गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से पूरे पाकिस्तान को हिला रहा है, उसे आगे समझेंगे। और जब ये ऑपरेशन त्रिशूल अचानक से ऑपरेशन सिंदूर को जिंदा कर देगा, तो समझ जाइए कि भारत को अपना गंगा मिल जाएगा। भारत की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान की नेवी में भी हड़कंप मच गया है और इसके नेवी चीफ सर क्रीक यानी उस बन गंगा का दौरा किए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त इतना बौखलाया हुआ है कि वो भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश में खेल खेल रहा है, और भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तान का आर्मी जनरल नंबर 2 पहुंच गया हुआ है।
और वहां से वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत को बीच में दबा देगा, पर सच्चाई यह है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को निचोड़ना शुरू कर चुके हैं और इस कारण पाकिस्तान कांपता हुआ दिखता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद की गतिविधियां लगातार बढ़ी थी, उनके ऊपर फिर से FATF की तलवार लटकती नजर आ रही है। और फिर आगे जब आप सुनेंगे कि पाकिस्तान का जो कर्ज है वो इस समय $286 बिलियन पार कर चुका है और इसके बावजूद भी ये देश आतंकवाद को छोड़ नहीं रहा है, भारत के खिलाफ धमकी देता है और सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, तो कहानी और तेज मोड़ ले सकती है। और फिर अंत में जानेंगे कि भारत के कारण कैसे लाहौर की हवा मौत बन गई है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल वास्तव में क्या है और इसका मकसद क्या है। तो ऑपरेशन त्रिशूल भारत का एक विशाल सैन्य अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर भारत की तैयारियों को परखना और दुश्मन को यह संदेश देना है कि भारत हर परिस्थिति में तत्पर है। यह पूरी कार्रवाई 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जिससे साफ है कि भारत ने लंबे और सटीक अभ्यास की योजना बनाई है। पाकिस्तान ने भी इसी दौरान अपने कई हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों की फौजों के बीच बढ़ती सक्रियता दिखाई दे रही है। अब समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का यह कदम क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो कुछ महीनों पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकाने और 11 एयरबेस पर गहराई में जाकर प्रहार किए गए थे। इस अभियान ने पाकिस्तान को चेताया था कि भारत अब सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा और आतंक के ठिकानों तक पहुंचेगा। अब उसी सिलसिले में ऑपरेशन त्रिशूल एक और बड़ा संदेश है कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में कहा था कि यदि पाकिस्तान सरक्रीक क्षेत्र में कोई गतिविधि करता है तो उसका जवाब इतिहास और भूगोल दोनों में दर्ज होगा। सरक्रीक का यह इलाका गुजरात के कच्छ के रन और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में स्थित है, जो दोनों देशों के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। इस चेतावनी के बाद भारत का यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए खुला संदेश है कि भारत की सीमाएं सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक भी हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मरुस्थल से लेकर समुद्र तक त्रिशूल कैसे चलाया जा रहा है। तो इस त्रिशूल अभियान में थल सेना ने मरुस्थल और क्रीक क्षेत्र में अपने आक्रामक अभियान शुरू किए हैं, जहां टैंक, हॉविट्जर और मिसाइलों के साथ 20,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। नौसेना सौराष्ट्र तट पर अपने विध्वंसक और फ्रिगेट जहाजों के साथ समुद्री अभ्यास कर रही है। वायुसेना रफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से आसमान को सुरक्षा कवच बना रही है। IL-78 जैसे रिफ्यूलर और AEW&C जैसे निगरानी विमानों के साथ यह अभ्यास एक संयुक्त रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसे वायुसेना ने महागुजराज ऑपरेशन नाम दिया है, जिसमें हर सेकंड नए मिशन और लक्ष्य तय किए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटा जा सके। ये युद्धाभ्यास केवल हथियार चलाने का नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की एकता और तालमेल का प्रदर्शन भी है। आगे बढ़ते हुए अब देखिए कि इस अभियान में स्वदेशी तकनीक और नवाचारों की क्या भूमिका है। तो त्रिशूल अभियान में भारत ने अपनी तकनीकी प्रगति का भी प्रदर्शन किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंस सर्विलांस में नई प्रणालियों की जांच की जा रही है। यह अभ्यास भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का जीवंत उदाहरण है, जिसमें हर तकनीक और हथियार देश में विकसित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा उद्योगों ने मिलकर ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो दुश्मन की संचार प्रणाली को बाधित कर सकते हैं और उसके हमले की दिशा पहले ही पहचान सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के नेवी चीफ का सरक्रीक दौरा क्यों हुआ। तो पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नावीद अशरफ ने भारत से सटी समुद्री सीमा के पास स्थित विवादित सरक्रीक क्षेत्र का दौरा उस समय किया जब भारत अपनी तीनों सेनाओं के साथ इसी इलाके में त्रिशूल नामक विशाल युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है। भारत ने इस अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। ये वही इलाका है जो अरब सागर और कच्छ की खाड़ी के पास रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। पाकिस्तान नेवी चीफ ने यहां अपनी अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया और सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की समुद्री सीमा की रक्षा करनी होगी। उन्होंने सरक्रीक से लेकर जीवानी तक हर इंच की हिफाजत का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन से मेरे 3 नए 2400 TD होवरक्राफ्ट को भी पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया। ये वही वाहन है जो रेत, पानी और दलदली इलाके में एक साथ चल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान नेवी की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये पूरा दौरा भारत के युद्धाभ्यास से पहले पाकिस्तान की रणनीतिक मंशा को उजागर करता है, जो साफ बताता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर भारत को चुनौती देने की तैयारी में है। भारत के शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार यह दौरा केवल एक निरीक्षण नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान इस कदम से 2 बड़े उद्देश्य साधना चाहता है। पहला, भारत पर दबाव बनाना और दूसरा, सरक्रीक विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा बनाना। भारत की त्रिशूल जैसी संयुक्त तैयारी से घबराया पाकिस्तान अब अपनी सैन्य ताकत दिखाकर यह संदेश देना चाहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा।
चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तानी जनरल का बांग्लादेश दौरा भारत के लिए क्यों खतरनाक माना जा रहा है। तो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश दौरा यूं ही नहीं हुआ है। ये वही जनरल हैं जिन्हें पाकिस्तान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। वो अपने 6 सदस्यीय दल के साथ ढाका पहुंचे हैं और वहां के रेडिसन होटल में ठहरे हैं। ये यात्रा इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये वही बांग्लादेश है जो कभी 1971 में पाकिस्तान की सेना से आज़ादी के लिए लड़ा था, लेकिन अब वहां की सरकार ने फिर उसी सेना को स्वागत का न्योता दिया है। जनरल मिर्जा की यात्रा इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब दक्षिण एशिया में अपनी खोई हुई पकड़ को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि उनकी यात्रा का हिस्सा भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक भी बताया जा रहा है, जो भारत की पूर्वोत्तर सीमा की सबसे संवेदनशील लाइन है। ये इलाका भारत की सुरक्षा व्यवस्था का दिल है, जिसे अगर कोई बाहरी ताकत देखे भी तो ये भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा देता है। अब सुनिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों के पीछे असली राजनीतिक और रणनीतिक संदेश क्या है। तो ढाका में जनरल मिर्जा ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से गुप्त मुलाकातें की। ये मुलाकातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ मिलकर नई साझेदारी की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ बांग्लादेश अब रक्षा सौदों और सैन्य सहयोग के जरिए अपनी रणनीतिक स्थिति बदल रहा है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भारत की पूर्वी सीमाओं के पास एक नया रणनीतिक ठिकाना मिल सकता है। पिछले 10 महीनों में कई पाकिस्तानी अधिकारी ढाका की यात्रा कर चुके हैं और यह सब भारत की कूटनीतिक नीतियों को परखने की एक बड़ी चाल का हिस्सा माना जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्रभाव गहराता है तो यह सीधे भारत की नॉर्थ ईस्ट सुरक्षा नीति को चुनौती देगा। चलिए अब जानते हैं कि FATF में पाकिस्तान को किस बात की चेतावनी दी है। तो बात शुरू होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई उस अहम बैठक से, जहां आतंक वित्त पोषण पर नजर रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। 2022 में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब FATF ने कहा है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान आतंक या मनी लॉन्ड्रिंग से मुक्त हो गया है। FATF की अध्यक्ष एलिसा दे अंडा मद्राजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश कभी निगरानी सूची में रह चुके हैं उन्हें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि अब वे अपराधियों से सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी नए रास्ते खोज लेते हैं, चाहे वो आतंक के लिए फंडिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क। इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा। यही नहीं, FATF ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि ग्रे लिस्ट से हटना केवल एक प्रक्रिया का अंत नहीं बल्कि एक लंबी जिम्मेदारी की शुरुआत है, जिसमें उसे अपने कानून, बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम में सख्त सुधार लाने होंगे ताकि आतंकियों को फंडिंग की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अगले भाग में अब समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे डिजिटल रास्तों से आतंक को जिंदा रखे हुए है। तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब डिजिटल वॉलेट, नकली खातों और गुमनाम लेन देन के जरिए धन जुटा रहे हैं। इस चालाकी को FATF की ताज़ा रिपोर्ट ने डिजिटल टेरर नेटवर्क कहा है। इन नेटवर्कों के जरिए फंड सीधे ट्रेनिंग कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत ने भी अपनी नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाला देश बताया है, क्योंकि वहां सरकारी संस्थाओं जैसे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के जरिए भी आतंक को मदद मिलती है। FATF ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियां सख्त नहीं की तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की राह फिर से खुल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज का असली असर क्या है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गहरे वित्तीय संकट में डूबी हुई है, जहां हर साल उधारी का बोझ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साल 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286 अरब डॉलर यानी 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। यह आंकड़ा यह दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब अपनी आय से ज्यादा उधारी पर चल रही है। पिछले एक साल में यह कर्ज 13% बढ़ा है, जो बताता है कि सरकार की कमजोर नीतियां और घटती आर्थिक वृद्धि देश को कर्ज के जाल में फंसा चुकी हैं। कर्ज से लेकर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 70% तक पहुंच जाना किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 रुपए की अर्थव्यवस्था पर 70 रुपए का कर्ज लदा है। ऐसी स्थिति में विकास रुक जाता है, निवेशक भागने लगते हैं और देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए फिर से उधार लेना पड़ता है। यही सिलसिला पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ रहा है, जहां IMF जैसी संस्थाएं अपनी कठोर शर्तों के साथ सरकार पर हावी हो गई हैं और जनता पर महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। अब सुनते हैं कि पाकिस्तान का घरेलू और बाहरी कर्ज कैसे बना देश की तबाही की जड़।
तो पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट साफ बताती है कि देश का घरेलू कर्ज अब 55 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गया है, जो पिछले 3 सालों में सबसे तेज उछाल है। सरकार अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड बाजार से उधारी बढ़ा रही है, जिससे आम जनता पर टैक्स का बोझ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं बाहरी कर्ज भी 92 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें IMF, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रकम शामिल है, और अब वो ब्रिक्स बैंकों से भी कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को खुद संभालने में असमर्थ हो गया है। संघीय सरकार पर बाहरी कर्ज का 84% बोझ है और प्रांतीय सरकारों पर 16%। पंजाब और सिंध जैसे प्रांत सबसे ज्यादा कर्जदान हैं, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। ऐसे में पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था अब उधारी पर टिक गई है और देश का भविष्य IMF की शर्तों और डॉलर की मर्यादा पर निर्भर करता दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं कि लाहौर की हवा कैसे मौत बन गई। तो लाहौर शहर पर जहरीले धुएं की ऐसी परत छाई है जिसने इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है। ये वही लाहौर है जो कभी अपनी ऐतिहासिक इमारतों और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां हर सांस में जहर घुला हुआ है। सुबह 8:30 पर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानक सीमा से कई गुना ज्यादा है। शहर के शालीमार इलाके में यह स्तर तो 690 तक चला गया, जो किसी गैस चेंबर से कम नहीं। लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। गले में खराश और आंखों में जलन जैसी परेशानियां आम हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और कम हवा के कारण यह धुंध अभी कई दिनों तक बनी रहेगी। यह स्मॉग केवल स्थानीय कारखानों या गाड़ियों से नहीं फैला, बल्कि भारत की तरफ से आई दिवाली की आतिशबाजी का धुआं भी इसमें मिल गया है, जिसने पाकिस्तान के कई शहर फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान को अपने गिरफ्त में ले लिया है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि बच्चों और बुजुर्गों की सांसें तक जवाब दे रही हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अगले भाग में अब समझते हैं कि सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। तो पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने इस जानलेवा स्मॉग से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। सबसे पहले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि कचरे से उठने वाले धुएं को रोका जा सके। इसके बाद शहर भर में ईंट भट्टों को बंद करने और कारखानों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए निगरानी शुरू की गई है। सरकार ने एंटी स्मॉग गन और पानी के टैंकरों को सड़कों पर भेजा है, ताकि धूल और धुएं को दबाया जा सके। इस अभियान में 9 विभागों की टीमें दिन रात काम कर रही हैं और अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कचरा, टायर या फैक्ट्री वेस्ट जलाने में पकड़े गए। मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अब हर नागरिक को पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक लड़ाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि जब प्रकृति से खिलवाड़ होता है तो वो चुप नहीं रहती, और आज लाहौर उसी चेतावनी का जीवंत उदाहरण बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।